दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं बिहार के गाय जी का रहने वाला हूँ। मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो और ये सारी कहानियां मेरी दादी के साथ घटी कई कहानियां हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे बुजुर्ग की आदत होती है खुद से ही कोई भी बात स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक दिल हुआ जब अपनी दादी के साथ बैठा था। एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत लंबे समय से खेती होती आ रही है और अक्सर मेरी दादी उनको संभाला करती थी। और जब सब्जियों का सीजन होता था तो किसान लोग सुबह ही अपने खेतों में 3-4 बजे निकल जाया करते थे। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन्होंने बताया कि वह रात 4 नहीं रात थे। उन्हें लगा कि अभी 4 बज चुके हैं, अब उसे निकलना चाहिए क्योंकि सब्जियां तोड़ने के लिए वक्त निकला जा रहा था। साथ ही दोस्तों, हमारा खेत रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ता है, तो ठीक मेरी दादी खेत में पहुंची और काम करने लगी। उस वक्त अचानक ही उन्हें थोड़ी देर के बाद एक छोटा पत्थर आकर लगा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा करते करते यकीन मानो उन्हें 2-3 बार चोट आ गई। शायद अब तक उनको पता चल गया था कि कुछ अलग ही चीज है। वह अंदर ही अंदर बहुत डर रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दादाजी अपनी लाठी के सहारे खेत की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर दादी की जान में जाना ही बाकी। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ बिहार में बुजुर्ग लोग भी बहुत गालियां दिया करते हैं। अब क्योंकि दादाजी बहुत लेट से आए थे तो उनकी मदद के साथ साथ दादी उनको गाली देने लगी। दादी ने देखा कि दादाजी अपनी पानी की मशीन के सामने एक बड़े से तालाब आगे नहा रहे थे। दादी को लगा कि सुबह का समय हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि दादाजी को वॉशरूम जाना हो, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके थे। साथ ही साथ दादी का काम भी खत्म हो चुका था। उन्होंने सब्जियों को बास्केट में डाला और दादाजी को आवाज देने लगी। वो उनसे मदद मांगना चाह रहे थे, लेकिन सामने से दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। दादी को एकदम से गुस्सा आ गया और वो दूर से ही गालियां देने लगी। कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी अकेले काम कर रही है और लाला जी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद भी दादाजी दादी की मदद करने नहीं आए। एक्चुअली दोस्तों, वो सब्जी की बास्केट ज्यादा भरी नहीं थी। वो बस यही कोई 20 या 25 किलोग्राम के होके और उसे उठा मेरी दादी के लिए नॉर्मल होता था। वह अक्सर इन सब चीजों को अकेले ही उठा लिया करती थी, लेकिन इस बार जब वह कोशिश कर रही थी तो यकीन मानेगा वह बास्केट उनसे हिली तक नहीं। ऐसा लगा मानो जैसे कोई 25 किलो का सीमेंट का गड्ढा रखते। आओ सच कहूं तो दादी का डर अभी तक गया नहीं था, लेकिन दादाजी भी वहीं थे तो डर थोड़ा कम था। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी अपने खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने इशारा किया, किसको, अब तो उठाओ। दादी ने एक बार और कोशिश की, लेकिन वह सरप्राइज थी क्योंकि वह उसे हिला तक नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, दादी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने पूरी ताकत से उसे उठा ही लिया। उस वक्त दादाजी उन्हें 1 मीटर की दूरी से अपने लाठी के सहारे खड़े देख रहे थे। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगे, पर दादी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि कितना ढीठ आदमी है। उन्होंने उस वक्त उनको बहुत गले सुनी। क्या दादाजी आगे के चल रहे थे और दादी उनके पीछे से? उन्होंने अपने सर पर बुरा सवाल उठाया हुआ था। वह ठीक जब घर के पास पहुंची तो दादाजी दादी से पीछे हो गए। घर आकर वह सीधा अपने कमरे में गई। जब वह कमरे में पहुंचे तो पाया ही दादाजी उनके बेड पर अभी भी लेटे हुए थे और चुपचाप सो रहे थे। दादी यह देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई। उन्होंने तुरंत ही दादाजी को उठाया। दोस्तों, मेरे दादाजी की कलाई पर हमेशा एक विश्वास रहती थी। उन्होंने जब टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। दादी उस वक्त इतना डर गई कि सोचने लगी कि जब खेत में वह आदमी आप नहीं थे तो कौन था। दादाजी ने बताया कि वह जरूर हमारी रक्षा करने वाले डार्क बाबा या ब्रह्म बाबा होंगे। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद दादी को बहुत बुरा रहा, क्योंकि दादी जी ने उनको बहुत गालियां सुनाई थी। दोस्तों, ड्रम बाबा और डार्क बाबा लोकल देवता में गिने जाने वाले होते हैं। पुराने समय में इनकी पूजा यूपी बिहार के लगभग हर गांव में की जाती थी। ये दोनों गांव वालों की रक्षा एक द्वारपाल के रूप में करते थे, रखा है। उस वक्त दादी को इतना बुरा लगा कि इन्होंने रूम में जाकर बाबा जी से बहुत माफी मांगी। बाकी दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि दादी के साथ ही घटी थी, उनको मैं कभी और सुनाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी करण की कहानी। ऐसा कई बार होता है, जब इंसान का दिल साफ होता है
और कोई मैल नहीं होता, तो अक्सर उनके पूर्वज उनकी मदद को आते हैं। जैसा मैं नहीं, अक्सर घर के बड़े लोग कहते हैं। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारे आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामजी लोहार है। मैं जिला एमपी द मौसम। दोस्तों, ये बात है लॉकडाउन के समय की, जब मेरी दादी चाचा के साथ मेरे पापा के बुआ के वहां से लौट रही थी। दादी को रास्ते में वॉशरूम लगी तो उन्होंने मेरे चाचा से बोला कि गाड़ी रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। चाचा ने एक कोने में गाड़ी खड़ी की और मेरी दादी वॉशरूम चली गई। दोस्तों, जब दादी वॉशरूम से लौटी तो उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने गलती से बोल दिया कि चलो, और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी। इसके बाद जब वह घर पर पहुंचे तो 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। हमने उन्हें नॉर्मल डॉक्टर से दिखाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ दवाई दी, बोला कि इससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब तक दवाई का असर रहता तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन फिर बाद में पेट और सरमिदास होना शुरू हो गया। इसके बाद हमने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया और उन्होंने बताया कि इन्हें कोरोना हो गया है। अब इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे पिताजी और चाचा उन्हें घर ले आए, साथ ही नवरात्रि भी चालू हो गई। दोस्तों, आप सबको एक बात बता दो कि मैं महादेव और माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं नवरात्रि में 9 दिन का उपवास भी रखता हूं, लेकिन मानिएगा, नवरात्रि के पहले दिन ही जैसे ही मैं पूजा करने के बाद दादी को बरसात देने गया तो उन्होंने अचानक मुझे मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना। उन्होंने मुझे लगातार 2-3 दिन तक ऐसे ही रोज मना किया। कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था क्या फिर बात क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जबरदस्ती पर साथ खिला दिया। धीरे धीरे 7 दिन निकल गए और 8वें दिन भी जब मैंने यही सब किया तो उन्होंने ना बोल दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। शाम होते ही मैंने फिर प्रसाद दिया तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। मैं जानता था कि वह मना क्यों कर रही है, फिर भी मैंने पासाद खिला दिया। जैसे ही मैंने पासाद खिलाया तो उनके ऊपर माताजी की सवारी आ गई। हमने सबने मिलकर पूछा कि माताजी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो कि इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। हमने सबको दिखा दिया, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा। दोस्तों, तब जाके माताजी ने बताया कि जब यह बोह के यहां से लौट रही थी तब इनके साथ क्या घटना हुई थी, वह चीज इनके साथ आ गई है। दोस्तों, तब जाकर कहे माता ने उस जिम को मेरी दादी के शरीर से निकाला। बोली, अब कभी यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, सच कहूं, वह तो बहुत अच्छा हुआ कि दादी के ऊपर माता की सवारी आ गई और माता ने मेरी दादी को बचा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम अपनी दादी को हमेशा के लिए खो देते। माता की कृपा से आज भी मेरी दादी ठीक है। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी रास्तों पर सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर सुनसान जगहों पर। और पता नहीं कि आपके बोले गए शब्द कौन सी गुलाब के साथ ले आए। प्लस इतनी ही थी मेरी यह कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, अक्सर यही होता है, क्योंकि मैंने इस तरह की कहानी 1-2 लोगों के मुंह से भी सुनी है। कहते हैं कि ऐसे सुनसान रास्ते में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको उनकी बात में कितनी सच्चाई लगती है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, मैं आपके वीडियोस देखती हूं यूट्यूब पर, तो ठीक मुझे भी अपनी एक स्टोरी बतानी है जो कि मेरी फैमिली के साथ घटी है। वैसे मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूं, बाकी मैं अपना नाम नहीं बता सकती। बात यह है कि जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी उससे पहले की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले की। ये बात 2004 या शायद उससे भी पहले की है। मेरे एक मामा थे, पूरे खानदान में मामा लोग सबसे बड़े थे, तो उनकी शादी हुई, ठीक है, गांव की लड़की से। हालांकि मेरे मामा लोग शुरू से शहर में रहे थे, बट उनकी शादी गांव की एक लड़की से हुई जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव की औरतें तेज तरह बहती हैं, वैसी ही वो भी थी। शादी के बाद उस वक्त उनको एक प्रॉब्लम हो गया। उनकी एक किडनी खराब थी, जिसके कारण घर में सब लोग परेशान हैं। उन्हें हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। उस वक्त ऐसे ही दौड़ भाग चल रही थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे और एक समय ऐसा आया कि जिसमें सबको पता चल गया कि अब यह नहीं बचेगी। बात यहां तक आ चुकी थी कि उनको खुद को भी नहीं पता चल पाया कि अब वह कुछ दिन की मेहमान है। बस वह लगातार एक ही बात बोलती थी कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को किसी का नहीं होने दूंगी। ये सिर्फ मेरे और मेरे ही रहेंगे। दोस्तों, ये सब बातें होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उसके 1 साल बाद घर वालों ने सोचा कि लड़का कब तक ऐसे रहेगा, एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। हुआ भी यही, उनकी दूसरी शादी करवा दी गई।
उनकी वाइफ एकदम पढ़ी लिखी, सीधी साधी सी आई, शांत स्वभाव की, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक अजीब सी बात हुई कि अचानक से उनको भी सेम किडनी वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी भी मौत हो गई। बड़ा अजीब था, क्योंकि इसी तरह की मौत उनकी पहली पत्नी की भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जब पूछताछ की गई तो पंडित से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सब कुछ उनकी पहली पत्नी नहीं क्या है। आप लोग अपना घर बनवा दीजिए, नहीं तो बहुत संकट हो जाएगा। दोस्तों, उनकी यह बात सुनने के बाद नाना नानी ने तुरंत ही अपना घर बनवा, क्योंकि पंडित की बात ना मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हालात कुछ ऐसे बने कि सब के सब डरे डरे रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। पर कहीं ना कहीं मामा की तीसरी शादी के बारे में सोचा गया। दोस्तों, तीसरी शादी वाली लड़की थोड़े गरीब परिवार से थी। बस यही कारण था कि उनकी तीसरी शादी हो गई। खैर, विदाई के वक्त जब वो गाड़ी में वापस आ रही थी तो अचानक उनकी तबीयत रास्ते में ही खराब हो गई। वह बहुत बीमार पड़ गई। उस वक्त उनको तुरंत मंदिर ले जाया गया, पूजा पाठ हुई। उनके शरीर पर रक्षा के लिए कुछ धागे वगैरह बांधे गए। कहीं ना कहीं तब जाके वो बच गई। इसके बाद उन्हें घर लेकर आएगा। दोस्तों, घर बंधा हुआ था। वह ठीक मामी की आत्मा उस घर के अंदर नहीं आ पा रही थी। अब वह मामी को छोड़ के मामा के पीछे पड़ गए। उन्होंने मामा को इस कदर बीमार कर दिया कि वह सबको बताया। दोस्तों, इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मामा के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह सब के सब अब खुशी से है। बस दोस्तों, यह कहानी इतनी सी ही थी। ना जाने कितना समय लग गया इन सब चीजों को ठीक होने में। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने चौथी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आशु है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, लेकिन मैं और मेरी फैमिली दिल्ली में रहते हैं। बात अब की है जब मैं 17 साल का था। एक दिन मैं गांव में दोस्तों के साथ जंगलों में घूम रहा था। घूमते घूमते और मेरा एक दोस्त मस्ती मजाक कर रहे थे। उस वक्त मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त को डराने के लिए भाग रहा था। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमारे उत्तराखंड में जंगलों में घूमते घूमते अगर कोई इंसान डर जाता है तो उसको बहुत चढ़ जाता है, वह भी मरे हुए इंसान का। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं छोटा था तो डर गया। फिर घर पहुंचा तो सब कुछ ठीक था और रात में अचानक मुझे फीवर हो गया। लेकिन कीजिए, वो फीवर देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त हमारे गांव के पुराने आदमी थे। उन्होंने मुझे चेक किया और फिर मुझे बेवकूफी लगाई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद मेरी मां ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया। जैसे तैसे मुझे नींद आई। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मेरी नींद हल्की हल्की खुलने लगी और जब मेरी आंखें खोल रही थीं तो मेरी आंखों के सामने मुझे एक बाबा दिखाई थी। सच कहूं तो उनकी शक्ल मैं आज भी याद करता हूं। मेरे शरीर कांपने लगता है। उनका फेस कुछ इस तरीके का था जैसे कोई एक्यूरी हो। उनके पूरे फेस पर बहुत ही लगी हुई थी। जब धीरे धीरे मेरी आंखें पूरी खोली तो वह गायब हो गए। इसके अगले दिन मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ खाना खा रहा था। उस वक्त अचानक से मेरी बड़ी मम्मी ने मेरी ओर देखा। ना जाने उस वक्त तूने क्या हुआ, वह मुझे देखकर चिल्लाने लगी और मैं अचानक से डर गया। इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कुछ करके चावल फेंक दिए। तब जाकर दोस्तों कहीं मैं ठीक हो पाया। साथ ही दोस्तों, ये गांव की कहानियां हैं। कोई भी गांव वाला आपको इस बारे में जरूर बता देगा।